भील जनजाति, भील जनजाति। आवाज नहीं करेंगे अब, अगर आवाज आई तो फिर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा बोर्ड पे, ध्यान रखना। भील जनजाति की अपने बात करते हैं। भील जनजाति के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। दूसरी बात नोट करनी है, राजस्थान की कौन सी, बीच में कौन सी, तो ये टॉपिक तो पूरा हो जाए, इस टॉपिक के बाद में करेंगे। मैंने सोचा कल कौन सी जनजाति बीच में छोड़ दी, करवा देंगे, वो पूरा करवा देंगे। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, और राजस्थान की कुल जनजातियों का प्रतिशत अगर बात करें भील जनजाति तो 44%। तो लिखेंगे राजस्थान की कुल जनजातियों का 44% कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि भील कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करते हैं, तो लिखो विस्तार, बांसवाड़ा, डोंगरपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। यानी कि कुल मिलाकर के जो एक बात समझ में आती है, वो बात ये समझ में आती है कि ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है। और ये वाला जो भाग है, इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, मीणा जनजाति निवास करती है। तो एक ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। अगर हमसे पूछा जाए कि इन जो जिले लिखे, इन जिलों में सबसे ज्यादा भील कौन से जिलों में निवास करते हैं, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के अंदर भीलों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब जो भील शब्द है वो कैसे बना है, तो ऐसा माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़, जो दक्षिण भारत की भाषा है जिसे द्रविड़ भाषा बोलते हैं, उसके बिल शब्द से बना है। और बिल का जो अर्थ है वो है तीर और कमान। तो हम लिख देंगे कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिल से बना है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है तीर कमान। यानी कि कुल मिलाकर के भील का जो अर्थ बनता है वो है कि जो आदिवासी जो राजस्थान के अंदर रहते थे और तीर कमान का प्रमुख रूप से प्रयोग करते थे, वो क्या कहलाए, भील कहलाए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो भील लोग थे वो धनुष बाण चलाने के अंदर निपुण थे, इसलिए क्या कहलाए, ये भील कहलाए। अब भीलों के बारे में कुछ तर्क है, जैसे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि भील वन पुत्र है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि भील है वन पुत्र है।
तो एक ये बात हमें याद रखनी है कि भीलों को वन पुत्र किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि एक विद्वान अपने को मिलते हैं टोलमी। टोलमी इन्हें बोलते हैं तीरंदाज। टोलमी ने इनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? तीरंदाज। या इन्हें एक शब्द दिया है इन्होंने फिलाइट। इनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? फिलाइट शब्द का प्रयोग किया है। एक विद्वान हम और ध्यान में रखेंगे, रिजले व क्रुक, दो विद्वान हैं, एक जैसा दोनों का मत है। रिजले व क्रुक ने कहा है कि भीलों की उत्पत्ति द्रविड़ों से हुई है। दक्षिण भारत का जो भारतीय समूह है उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो एक मत लिखते हैं अपने, रिजले व क्रुक। रिजले व क्रुक कहते हैं कि भीलों की उत्पत्ति है बिल, ब है ये, बिल से हुई है। बिल द्रविड़ों से उत्पन्न, द्रविड़ों से। द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तीर कमान। द्रविड़ भाषा का शब्द है बील। इस बील से कहते हैं अपभ्रंश होते होते भील बनाए, और बील का जो अर्थ है वो है तीर या तीर कमान अपने बोल सकते हैं। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? अब हम एक बुक का नाम लिखते हैं। लेखक है विलियम रोने। विलियम रोने ने विलियम रोने ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम मिलता है विलियम रोने कहते हैं अपनी पुस्तक में कि जो भीलों की उत्पत्ति हुई है, भीलों की उत्पत्ति मारवाड़ से हुई है। कहां से मानी है इन्होंने? मारवाड़ से मानी है। बस ये लास्ट लाइन लिखी अपने, विलियम रोने ने भीलों की उत्पत्ति कहां से मानी है? मारवाड़ से मानी। अब कुछ शब्दावली की बात कर लेते हैं भीलों के बारे में। शब्दावली, शब्दावली में हम एक नंबर पे पढ़ते हैं को, या इसे बोलते हैं अपने टापरा। को या टापरा, को या टापरे का मतलब होता है भीलों का घर। को या टापरे से मतलब है भीलों का घर। 2 नंबर पे लिखते हैं हम। इसके बाद लिखिए आप इसमें फला। फला होता है भीलों की झोपड़ियों का समूह। भीलों की झोपड़ियों का समूह है। 3 नंबर पे लिखिए इसके बाद पाल।
पाल होता है भीलों का जो बड़ा गांव होता है, भीलों का बड़ा गांव, भीलों का बड़ा गांव क्या कहलाता है? पाल कहलाता है। इसके बाद में अपने लिखते हैं भी पालवी या तदवी कौन होता है? तो भीलों का जो मुखिया होता है उसे क्या बोल देते हैं? पालवी, या इसे कहते हैं तदवी। तो लिखेंगे भीलों का मुखिया, भीलों का मुखिया पालवी या तदवी कहलाता है। और सारे भीलों का मुखिया, देखो पालवी, पाल, लगभग जो बड़ा गांव होता है उस गांव का जो मुखिया होता है, बड़े गांव का मुखिया, वो क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है एक प्रकार से। और अगर अपने से पूछे कि संपूर्ण भीलों का मुखिया, जितनी भी बड़ी भील जनजाति है उनका कोई सर्वे सर्वा सबसे बड़ा मुखिया होगा, उस मुखिया को क्या कहा जाएगा? उसकी बात कर लेते हैं अपने। तो लिखिए गमेती। भीलों का सबसे बड़ा मुखिया, भीलों का सबसे बड़ा मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगली बात अपने नोट करते हैं, काटा। काटा, काटा एक प्रथा है। कैसी प्रथा है? मृत्यु के ऊपर भोज, लोगों को भोजन खिलाने की प्रथा। तो लिखेंगे भीलों में, भीलों में मृत्यु भोज की प्रथा, भीलों में मृत्यु भोज की प्रथा क्या कहलाती है? काटा कहलाती है। ये बात में ध्यान रखनी। फिर हम नोट करते हैं इसमें भीलों के प्रमुख मेले, भीलों के प्रमुख मेले। तो भीलों के प्रमुख मेलों में हम पढ़ते हैं एक नंबर पे बेणेश्वर धाम मेला। एक मेला तो पढ़ते हैं अपने, कौन सा मेला? बेणेश्वर धाम मेला। बेणेश्वर धाम मेला कहाँ भरता है? बेणेश्वर धाम मेला भरता है नवाटापुरा। और नवाटापुरा कहाँ है? डोंगरपुर में। और यहाँ पर 5 जगह से खंडित, 5 जगह से खंडित शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा की जाती है। मेला कब भरता है? मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरा महत्वपूर्ण अपने इनका जो मेला है उस मेले का नाम है घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला।
घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला की अपने बात करें तो यह जो मेला है, यह मेला भरता है बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भरता कब है? तो यह मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। यह मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। ये दो इनके प्रमुख मेले हमें ध्यान में रखने हैं। भीलों के प्रचलित दो लोकगीत भी हमें ध्यान में रखने हैं। तो लोकगीत में हम लिख लेते हैं, एक लोकगीत का नाम है हम सीडो, और एक लोकगीत का नाम है सुवटियो। एक का नाम है हमसिड़ो और एक का नाम है सुवटियो। सुवटिया जो गीत है, सुवटिया गीत भील महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? भील महिलाओं के द्वारा। और जो हमसिड़ो गीत है, ये भील पुरुष व महिला, भील पुरुष व महिला दोनों द्वारा गाया जाता है। ये बात में ध्यान रखना। तो ये बात होगी लोकगीतों की। इनका रणघोष फायरे फायरे। तो लिखो रणघोष फायरे फायरे। ये शब्द कहां से लिया इन्होंने? अंग्रेजों से लिया। क्योंकि इन्होंने देखा कि कई बार इनकी और भीलों की आपस में, अंग्रेजों और भीलों की झड़प हुई, तब अंग्रेज गोली चलाते हैं तब उससे पहले एक शब्द बोलते हैं फायर। ये फायर तो याद रहा नहीं इनके, इनके थोड़ा बहुत दूर से सुनाई दिया कि ये कुछ फायरे फायरे करते हैं। तो ये इनके बात समझ में आ गई कि जब अंग्रेज बोलते हैं फायर, यानी कि फायरे फायरे बोलते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। यानी कि अपने पर जब भी कोई संकट आए, जब भी युद्ध करने की स्थिति उत्पन्न हो, तब अपने क्या बोलेंगे? फायरे फायरे बोलेंगे। तो ये शब्द उन्होंने वहां से ले लिया। अब अपने बात करते हैं इसके बाद भीलों में विवाह के प्रकार। भीलों में विवाह के प्रकार। एक नंबर पे लिखिए, एक नंबर पे हम लिखते हैं इसमें हाथी वेड़ो विवाह। हाथी वेड़ो विवाह। इसमें हमें लिखना है पेड़ पौधों को साक्षी मानकर जो विवाह करते हैं, वो कौन सा विवाह है? वो हाथी वेड़ो विवाह है। दो नंबर पे हम लिखते हैं सेवा विवाह। सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है? लड़का लड़की के माता पिता की सेवा करता है, सेवा करता है, और उसके बाद में कोई विवाह का डिसीजन होता है। एक होता है हठ विवाह, एक होता है क्रय विक्रय विवाह। ये अपने को ध्यान रखने, ये तीन चार विवाह के प्रकार है जो हमें ध्यान में रखने।
विवाह के प्रकार के बाद में हम एक उत्सव की बात करते हैं। उत्सव का नाम है भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव की अपने बात करें एक उत्सव के दौरान भीलों द्वारा अपने जीवन साथी का चुनाव करना। फिर हम बात करते हैं इसके बाद पखरिया। पखरिया क्या है? तो पखरिया, जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तब उसे एक उपाधि दी जाती है, उस उपाधि का नाम है पखरिया। तो लिखेंगे पखरिया। किसी भील सैनिक द्वारा दुश्मन सैनिक के घोड़े को मारने के उपरांत मिली उपाधि। एक हमें पंथ ध्यान रखना है, उंदरिया पंथ। कौन सा पंथ है? उंदरिया पंथ। उंदरिया कौन थे? तो ध्यान रखना है कि मेवाड़ के महाराणाओं का जो लोग राज तिलक करते थे वो उंदरी गांव के भील थे। कौन से गांव के भील थे? उंदरी गांव के भील थे। तो वो अपने आप को किस नाम से कहते थे कि हम उंदरिया भील है? तो लिखेंगे मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक करने वाले उंदरी गांव के भील। उंदरी गांव के भील उंदरिया भील कहलाते थे। तो ये अपने एक जनजाति और कंप्लीट कर ली, भील। अब आगे बात करते हैं भील के बाद में गरासिया। ये नोट कर लिया क्या सभी ने? अगली जनजाति गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति की अपने बात करें तो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति।
राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। सबसे ज्यादा ग्रासिया कौन से क्षेत्र में रहते हैं? तो लिखते हैं विस्तार। विस्तार की बात करें तो एक तो जिला आता है सिरोही, और सिरोही के अंदर है आबू और पिंडवाड़ा जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र, इसमें सबसे ज्यादा रहते हैं। 2 नंबर पे अपने बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर के अंदर क्षेत्र पड़ता है गोगुंदा और कोटड़ा, यहां पर सबसे ज्यादा निवास करते हैं। और तीसरा हमें ध्यान रखना है पाली। पाली जिले के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है बाली क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बाली क्षेत्र। बाली क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा निवास करते हैं, तो बाली क्षेत्र। मूलतः उद्गम कहां से माना जाता है? तो मूलतः उद्गम माना जाता है बाकर क्षेत्र से। बाकर या बाखर, बाकर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। वर्तमान में बाकर शब्दावली का भी प्रयोग होता है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। क्या है बाकर शब्दावली? तो हम देखते हैं कि पूर्वी सिरोही के अंदर चादरी पर्दन वाली जो पहाड़ी है, उन्हें अपने किस नाम से जानते हैं? बाकर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आबू के आसपास का जो बाकर क्षेत्र है, पूर्वी सिरोही के अंदर माउंट आबू के आसपास का जो क्षेत्र शामिल होता है, वो बाकर क्षेत्र है, जो इनका मूलतः उद्गम स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं कि ग्रासिया शब्द बना किससे है? तो ग्रासिया शब्द ग्रास से बनाए, और ग्रास का जो अर्थ है वो अर्थ है टुकड़ा। ग्रास का अर्थ क्या है? टुकड़ा। तो लिख दीजिए। ये नोट कर लिया होगा इधर वाला। तो अब बात करते हैं अपने ग्रासियों के वर्ग। ग्रासियों के प्रमुखतः 2 वर्ग है। एक तो है भील ग्रासिया, एक तो कौन सा ग्रासिया? भील ग्रासिया। और दूसरे कौन से ग्रासिया? तो राजपूत ग्रासिया। दूसरे कौन से ग्रासिया हैं? राजपूत ग्रासिया। तो ग्रासियों के बारे में हमें ध्यान रखने, ग्रासियों के कितने वर्ग है? 2 वर्ग है। अब कुछ शब्दावली की अपने बात करते हैं ग्रासियों से संबंधित। तो शब्दावली के अंदर हम 1 नंबर पे लिखते हैं घेर। इनके घेर शब्द का अर्थ होता है घर। दूसरा इनके शब्द हम पढ़ते हैं फालिया। फालिया का मतलब होता है गांव। फालिया का क्या मतलब होता है? गांव। तीसरा शब्द हम लिखते हैं इसके बाद सहलोत। सहलोत भी कह देते हैं, पालवी भी कह देते हैं। तो सहलोत या पालवी का जो मतलब है, इसका मतलब है गांव का मुखिया। गांव का
मुखिया ग्रासिया जनजाति में क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। जबकि भीलों का संपूर्ण मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। संपूर्ण भीलों का मुखिया गमेती। और भीलों के गांव का मुखिया पालवी या तदवी। ठीक है, आगे लिखते हैं अपने कांदिया। बात करते हैं अपने कांदिया की। कांदिया क्या है? तो कांदिया शब्दावली का उपयोग ग्रासिया जनजाति के अंदर मृत्यु भोज की प्रथा के रूप में किया जाता है। तो लिखेंगे ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज की प्रथा। ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज की प्रथा। अगला शब्द पढ़ते हैं हमें हरी भावरी। हरी भावरी क्या है? तो ग्रासिया जनजाति में ग्रासिया जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि। ग्रासिया जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि। अगला शब्द पढ़ते हैं इसके बाद शब्दावली के रूप में हम हुरे। इससे नीचे लिखेंगे, दिखाई दे जाएगा क्या या ऊपर ही लिखे? ऊपर लिखते हैं। हुरे मृतक व्यक्ति की स्मृति में, मृतक व्यक्ति की स्मृति में बना स्मारक। मृतक व्यक्ति की स्मृति में बना स्मारक क्या कहलाता है? हुरे कहलाता है। आदर्श पक्षी इनका है मोर। देखिए आदर्श पक्षी मोर। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ग्रासिया जनजाति में एक से अधिक पत्नियां, एक से अधिक पत्नियां संपन्नता का प्रतीक है। संपन्नता का प्रतीक है। जितनी ज्यादा पत्नियां इसका मतलब उतना ज्यादा अमीर आदमी। हाँ, जितनी ज्यादा पत्नियां उतना ज्यादा अमीर आदमी। खर्चा नहीं लगता घर पे? खर्चा भी तो लगता है। चार पांच पत्नियां होंगी तो खर्चा भी तो लगेगा घर पे। चार पांच, एक एक पत्नी के लिए, एक परिवार के लिए खाना बन रहा है, एक चार परिवार के लिए खाना बन रहा है, तो खर्चा लगेगा। खर्चा तभी पूरा होगा जब पैसे आते होंगे, पैसे होंगे पास में। संपन्नता का प्रतीक मानते थे। तो उसके 10 पत्नी है, उसके 20 पत्नी है ना? 10-20 तो नहीं, कोई 2-3 होती होगी ज्यादा से ज्यादा। आगे लिखते हैं, आगे लिखिए प्रमुख मेला। प्रमुख मेला प्रमुख मेले में लिख दीजिए
गौर अंजारी मेला, इनका प्रमुख मेला राजस्थान के अंदर कौन सा है? गौर अंजारी मेला सिरोही जिले में भरता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा को गौर अंजारी मेला भरता है सिरोही में, ग्रासिया जनजाति का प्रमुख मेला माना जाता है। इसके बाद में अपने बात करें कि ये लोग अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं? नक्की झील में। तो लिख दीजिए अस्थि विसर्जन, अस्थि विसर्जन नक्की झील में। अस्थि विसर्जन करते हैं ये लोग नक्की झील के अंदर। मुख्य देवता शिव और पार्वती। शिव पार्वती मुख्य देवता है। इनमें भी कुछ पंचायत है, पंचायत के प्रकार है। जैसे सबसे बड़ी जो पंचायत होती है इनकी, सबसे बड़ी पंचायत को बोलते हैं मोटी न्यात। सबसे बड़ी पंचायत को क्या बोलते हैं? मोटी न्यात बोलते हैं। मोटी न्यात, मोटी न्यात का मतलब है सबसे बड़ी पंचायत, या इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? बाबोरा हैया। बाबोरा हैया सबसे बड़ी पंचायत। सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? बाबोरा हैया। दूसरी अपने लिखते हैं, दूसरी पंचायत का नाम है नैन की न्यात। नैन की न्यात का एक नाम मिलता है हमें माडोरिया। नैन की न्यात या माडोरिया। पंचायत का मध्यम स्तर, जो बीच की पंचायत होती है, उसे बोलते हैं माडोरिया या नैन की न्यात। और सबसे छोटी पंचायत होती है, सबसे छोटी पंचायत को अपने बोलते हैं निचली न्यात। निचली न्यात सबसे छोटी पंचायत। सबसे छोटी पंचायत, ये हो गई पंचायत की बात। अब हम बात करते हैं अगली जनजाति की। चौथी जनजाति के रूप में हम पढ़ते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति। ये नोट कर लिया सभी ने? लिखो भाई सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की अपने बात करें
सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, जो सहरिया शब्द है फारसी भाषा के शहर शब्द से बना है, और इस शहर का जो अर्थ होता है, इस शहर का अर्थ होता है जंगल। ऐसी जनजाति जो जंगल में निवास करती है, इस प्रकार से इसका नाम बन गया सहरिया जनजाति। फारसी भाषा के शहर शब्द से ये बना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इस जनजाति की, वो ये है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान की एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति, जिसे आदिम जनजाति समूह के अंदर शामिल किया गया है। तो लिखेंगे राजस्थान की एकमात्र जनजाति, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में, भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्या टाइम हो गया? 50 मिनट तो पढ़िए, 10 मिनट आगे बात करते हैं इसमें। सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति निवास कहाँ करती है? तो सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है 12 जिले के अंदर। 12 जिले के अंदर कहाँ निवास करती है? तो लिखते हैं विस्तार। 12 के अंदर शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। शाहबाद के अंदर कौन सा, अपने 12 के अंदर कौन सा क्षेत्र है? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। इसे अपने हाड़ौती प्रदेश का एक पार्ट के रूप में अपने पढ़ते भी, जैसे पढ़ते हैं नदी निर्मित मैदान, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, झालावाड़ का पठार, डंग गंगधार प्रदेश। तो उनमें एक नाम शाहबाद उच्च भूमि का भी आता है। उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा कहाँ निवास करते हैं? तो कोटा के अंदर, और कोटा के अलावा कहाँ निवास करते हैं? तो झालावाड़ जिले के अंदर निवास करते हैं। तो 12, कोटा और झालावाड़, इन 3 जिलों के अंदर ये सबसे ज्यादा निवास करते हैं। एक अच्छी बात क्या है इस जनजाति की? इस जनजाति की अच्छी बात यह है कि इस जनजाति के अंदर लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। तो लिखेंगे लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। ये बात में इसमें ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं। इसमें हम एक शब्दावली के रूप में लिखते हैं टापरी। टापरी क्या है? तो टापरी सहरिया जनजाति का मिट्टी, पत्थर, घास फूस का प्रयोग करके जो घर बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? टापरी कहलाता है। तो लिख देते हैं हम इसमें, लिखिए मिट्टी, पत्थर व घास फूस का उपयोग कर। मिट्टी, पत्थर व घास फूस का उपयोग कर बनाया गया घर, बनाया गया
घर क्या कहलाता है? टापरी कहलाता है। अगला अपने पढ़ते हैं इसमें कोरवा गोपना। कोरवा नाम मिलता है या नाम मिलता है गोपना या एक नाम मिलता है टोपा। जंगलों के अंदर अपने जो पेड़ होते हैं, जंगलों में पेड़ों पर मचान नुमा बनाए गए घर, या प्रमुखतः तो ये झोपड़ी होती है। अपने देखते हैं ना खेतों के अंदर जब पशु वगैरह आते हैं तो उनकी रखवाली के लिए इस प्रकार से अपने 4 खूंटे रोक लेते हैं और उनके ऊपर एक छत लगा देते हैं लकड़ी की सी, और फिर कई बार इसके ऊपर झोपड़ा भी बना देते हैं जिसमें एक गेट लगा देते हैं, इस प्रकार से सीढ़ियां लगा देते हैं। तो इस प्रकार के जो मकान है अड़वा बोलते हैं, अड़वा। राजस्थानी में तो अड़वा बोलते हैं, बाकी पंजाबी का ध्यान नहीं है, पंजाबी में क्या बोलते हैं, हो सकता है जो भी नाम है। तो इस प्रकार के जो मकान है वो कोरवा गोपना कहलाते हैं। ठीक है, आगे लिखो। इसके बाद में आप सहराना। सहराना, सहराना क्या है? शहरियों की छोटी बस्ती। शहरियों की छोटी बस्ती सहराना कहलाती है। तो शहरिया जो जनजाति है इसके बड़े गांव क्या कहलाते हैं? तो इनके बड़े गांव कहलाते हैं शहरोल। तो लिखेंगे शहरियों के बड़े गांव, शहरियों के बड़े गांव क्या कहलाते हैं? शहरोल कहलाते हैं। गांव का मुखिया या इनका मुखिया क्या कहलाता है? तो कोतवाल कहलाता है। मुखिया, मुखिया कहलाता है कोतवाल। फिर एक बात नोट करते हैं, चेरसिया। सबसे बड़ी पंचायत, इनकी सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहलाती है? चेरसिया कहलाती है। और इनकी सबसे बड़ी पंचायत का जो आयोजन है वो सीताबाड़ी के अंदर किया जाता है। सीताबाड़ी के अंदर एक वाल्मीकि मंदिर है, वहां आयोजन होता है। तो लिखेंगे आयोजन सीताबाड़ी में इस पंचायत का आयोजन किया जाता है। सबसे ऊपर के जो फैसले सुनाते हैं वो यही पंचायत इनमें सुनाती है। इनमें एक संस्कार हमें ध्यान में रखना है कि जैसे सहरिया जनजाति के परिवार में किसी सदस्य की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और अंतिम संस्कार के बाद में जो बची हुई राख होती है उस राख को ढक करके छोड़ दिया जाता है, और अगले दिन सुबह उस राख को देखा जाता है। उस राख के अंदर जो निशान बनते हैं उस निशान के आधार पे ये अंदाजा लगाया जाता है कि अगले जन्म में क्या बनेगा। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उसमें कोई पांव के, किसी पक्षी के, किसी पशु के या मानव के पांव के निशान बनते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसा संस्कार क्या कहलाता है? तो ये संस्कार कहलाता है धारी संस्कार। कौन सा संस्कार कहलाता है? धारी संस्कार कहलाता है। धारी संस्कार में नोट करते हैं हम, लिखिए
सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में मृत्यु के बाद दाह संस्कार में बची राख को ढककर पुनर्जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। मेलों की बात करते हैं तो लिखिए प्रमुख मेले। प्रमुख मेले, प्रमुख मेलों में हम एक नंबर पे बात करते हैं सीताबाड़ी का मेला। सबसे पहले जिस मेले की बात कर रहे हैं उस मेले का नाम क्या है? सीताबाड़ी का मेला। और सीताबाड़ी का मेला भरता है 12 जिले के अंदर वैशाख अमावस्या को। तो लिखेंगे कौन से जिले में भरता है? 12 में। कब भरता है? तो वैशाख अमावस्या को ये मेला भरता है। इस मेले की विशेष बात क्या है? तो इस मेले की विशेष बात के बारे में हमें ध्यान रखना है कि यह हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। एक बात तो लिखेंगे कि इसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला, और इसे कहा जाता है सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं इसे। एक मेला और पढ़ लेते हैं। एक मेला हम पढ़ते हैं कपिल धारा मेला। ये भी 12 जिले के अंदर भरता है। कपिल धारा मेला जिला तो 12 और कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला भरता है। हो गया टाइम? आज इतना करते हैं अपने। कल कोशिश करेंगे कि जनजाति वाला टॉपिक अपने कंप्लीट कर ले। दो मिनट का ब्रेक है, पानी पी सकते हो आप।